हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। मैं संतोष कुमार सभी दोस्त बंधुओं को स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लेकर के आए हुए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय में, और जानेंगे कि यह क्वेश्चन जो है बार बार सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में। आप लोग बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए ताकि आगे का जो सीटेट आने वाले हैं उसमें आप लोगों के लिए यह लाभदायक सिद्ध हो। और जितने भी चैनल पर मेरे नए साथी हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे वह सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जीन पियाजे साहब से लिया गया है। देखिए कैसा क्वेश्चन है कि जन्म से किशोर अवस्था तक के बच्चों में विकास किस क्रम से होता है। यानी जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है और किशोरावस्था होता है कि 12 साल से ऊपर जो अवस्था होता है उसको किशोरावस्था कहा जाता है, तो उस तक का विकास किस तरह से होता है। पहला कहता है संवेदिक, मूर्त और अमूर्त की तरफ जाता है। दूसरा कहता है अमूर्त, संवेदिक और मूर्त की तरफ जाता है। तीसरा कहता है मूर्त, अमूर्त और संवेदिक की तरफ जाता है। चौथा कहता है अमूर्त और मूर्त संवेदिक की तरफ जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो बच्चा छोटा रहता है, तो वह सबसे पहले क्या करेगा, तो संवेदिक अवस्था में जाएगा जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। और दूसरा उसके बाद वो मूर्त को समझेगा, सामने में जो चीज़ें रहेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे वो। और उसके बाद वो वस्तु अमूर्त में जाएगा, जो वस्तु को देखा नहीं है उसके बारे में वो जान सकता है तो अमूर्त में जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर बनता है वो पहला बन जाता है। दूसरा कहता है कि अमूर्त, पहले वो अमूर्त वस्तुओं को नहीं पहचान सकता है, छोटा बच्चा कैसे पहचानेगा। तीसरा कहता है मूर्त, ये भी नहीं जान सकता है वो। चौथा कहता है पहले अमूर्त, ये भी निगेटिव है। ये तीनों पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जन्म से पूछा तो पहले वो संवेदी में जाएगा, दूसरा कहता है मूर्त में जाएगा, ये बात सही है, तीसरा मूर्त में जाएगा। इस तरह से बच्चे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से 11 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो पहला हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम 12 नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। किसको, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, यानी हर व्यक्ति में जो विभिन्नता होते हैं उसको हम किस प्रकार के देखेंगे किस कक्षा में, तो प्रगतिशील कक्षा है। पहला कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा डालता है। बाधा शब्द जो है निगेटिव है दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये निगेटिव पॉइंट है, असफलता ये भी गलत हो गया। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, माने हम जो विद्यार्थी कमजोर हैं, जो तेज हैं, उसको अलग अलग कर देंगे। अलग थलग करने की योग्यता भी हमारा निगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है, ये भी हमारा आंसर कट गया। चौथा कहता है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए एक क्या है, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमारा 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चौथा सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम 13 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक आगे हम कर लेते इसको। चलिए, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। देखिए समावेशी कक्षा हम किसको कहेंगे दोस्तों, तो वैसे विद्यालय, जिस विद्यालय में तरह तरह के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे विद्यालय को हम
समावेशी विद्यालय कहते हैं, वहाँ पर सभी बच्चे की भाषाओं को मान्यता दिया जाता है, तो ऐसे विद्यालय को हम समावेशी विद्यालय कहेंगे। इस तरह से जो होगा हमारा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, क्वेश्चन ही झप जाता है। क्या होगा? पहला कहता है दर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, दूसरा है विभेदी समरूपी निर्देशों, तीसरा कहता है कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, अलगाव हम नहीं कर सकते हैं, अविभेदी नहीं कर सकते हैं। चौथा कहता है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान कर। देखिए यहाँ हमारा जिस ऑप्शन में आपको अवसर मिल जाए, बच्चे को मौका देने के बाद मिल जाए, तो वहाँ वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है, और वही ऑप्शन हमारा 100% सही होता है। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा दोस्तों 13 नंबर का, उसका राइट आंसर चौथा हो जाता है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको अवसर देंगे। यही हमारा हो जाता है राइट आंसर। ये तीनों हमारा आंसर क्या हो जाता है? कट जाता है। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर पर चलेंगे हम। देखिए क्या कहता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? यानी दिव्यांगजन जो अधिकार 2016 है वह किस पर क्या है? शब्दावली का प्रयोग किया है? मंदित छात्र पर, दूसरा कहता है विकलांग छात्र पर, तीसरा कहता है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, चौथा कहता है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से हमारा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा तीसरा। क्या हो जाता है? तीसरा हो जाएगा कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है वह क्या है? 16 के अधिनियम के अंतर्गत उसको शब्दावली में प्रयोग किया गया है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को हूबहू यही पॉइंट बार बार पूछा है इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में। आप जो है इस चीज़ को बढ़िया से याद रखेंगे, माइंड पर बैठा लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। 15 नंबर के क्वेश्चन पर देखिए क्या कहता है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों इस पर ध्यान देना है हमको, नहीं करना चाहिए। यही पॉइंट जो है विद्यार्थियों को गलत कर देता है, छात्रों को गलत कर देता है कि निगेटिव को नहीं देख पाता, वो सीधे मार दिया कि चले सही है सही है सही है। इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से लास्ट में पढ़ेंगे कि हाँ कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कि सत्य कहा है कि असत्य कहा है। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है नहीं पूछा गया नहीं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। पहला कहता है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, किसके लिए है? अधिगम की कठिनाइयों से जूझ रहा है छात्र। दूसरा कहता है कि संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का इस्तेमाल करना। तीसरा कहता है व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना। चौथा कहता है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल, थोड़ा झप रहा है, जटिल संरचनाओं का उपयोग करना। तो बताइए दोस्तों ये 15 का राइट आंसर कौन सा सही होता है? 15 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो चौथा हो जाता है दोस्तों। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, ताकि उसमें हमारे जो बच्चे कठिनाइयाँ से जूझ रहे हैं अधिगम से, उसको हम क्या करेंगे? अच्छा से हम उपयोग में ला सकते हैं। और यहाँ पर जो कहा गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, तो ये तो उस बच्चे के लिए ज़रूरत नहीं है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपकरणों का इस्तेमाल करना ये भी नहीं है। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना ये भी नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे, जिससे अधिगम कठिनाइयों के बच्चे जूझ रहे हैं उसके लिए उपयोगी होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज तक जितना भी सीटेट हुआ है उसमें एक बार भी ये पीछे नहीं हटा है। ये क्वेश्चन आना ही है इसको। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता का मतलब है कि सृजनात्मक, क्या कहा है? सृजनात्मक बच्चा कैसा होता है बताइए।
जब कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए, या कोई बच्चे हैं, इसका सोच है इस तरह से, ये एक ही बिंदु से अलग अलग पॉइंट पे सोचता है। समझे दोस्तों? एक बिंदु से अलग अलग तरह के बारे में सोचना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है, जिसी को यहाँ पर कहा गया है कि सृजनात्मकता की पहचान क्या है, उसका लक्षण क्या है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कर्म प्रदीयकता, बोधगम्यता। नहीं, ये तो नहीं होगा। अपसारी चिंतन, चलिए ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, इस पर बाद में करते हैं। तीसरा अति सक्रियता, ये तो गलत है, निगेटिव पॉइंट है। असत्कर्ता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों राइट आंसर कौन हो जाता है? दूसरा हो जाएगा सही कि अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को ही हम कहते हैं सृजनात्मकता, क्योंकि अभिसारी को कहते हैं प्रतिभाशाली। अभिसारी चिंतन में प्रतिभाशाली बच्चा आते हैं और अपसारी चिंतन में सृजनात्मक बच्चा आते हैं, जो एक बिंदु से तरह तरह की बात को सोचता है, उसे हम कहते हैं सृजनात्मकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे दोस्तों अपसारी चिंतन सही हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए। पहला कहता है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये नेगेटिव है। दूसरा कहता है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए। तीसरा कहता है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा कहता है ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करता है। ये तो सबसे निगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर पहला निगेटिव पॉइंट चला गया, दूसरा भी निगेटिव है, तीसरा निगेटिव है, चौथा भी निगेटिव है। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है दूसरा। कौन हो जाता है दोस्तों? दूसरा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, अलग अलग तरह से सोच लेनी चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे में अलग अलग तरह की विकास हो। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर दूसरा ही सही होता है 17 का। आगे बढ़ेंगे। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। अभ्यास, ये गलत पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है ये। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया, फिर यहाँ अटल आगे गलत निगेटिव पॉइंट है, हम किसी पर जोर देकर नहीं काम करा सकते हैं। तीसरा कहता है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आगे देखते हैं कि विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। डर तो होगा नहीं, ये तो निगेटिव पॉइंट है। तो 18 का बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का जो होगा वो तीसरा हो जाता है सही। समरूपों के इस्तेमाल को क्या करेंगे? बढ़ावा दे देंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, तो जब भी उसको आप बढ़ावा देंगे, चावसी देंगे, उसको कार्य करने में मन लगे। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही होता है 18 का। आगे बढ़ेंगे 19 देखेंगे हम क्या कहता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? किसको? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो पहला कहता है कि बच्चे को दंड देकर। दंड तो नेगेटिव पॉइंट है, गलत हो जाता है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, चलिए ये थोड़ा सही है, देखते हैं आगे हम।
बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बहुत आसान क्रियाकलाप हम नहीं देते बच्चे को, ये पॉइंट गलत है। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर के याद तो हम कभी नहीं कराते हैं, जब ये याद का ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन को काट देना चाहिए, वो पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। जब यहाँ पर नहीं पूछता तब हम याद वाले को सही मारते, क्योंकि नेगेटिव में आता है। तो इस प्रकार से जो 19 का जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों, वह कौन बन जाता है? दूसरा बनेगा, प्रवीण अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। इस प्रकार से जो हमारा 19 का जो आंसर है वो दूसरा सही होता है। आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आगे क्वेश्चन है, शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी जो है यह किस तरह से बच्चे पर प्रभाव डाल सकते हैं? तो पहला कहता है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा कहता है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तीसरा कहता है कि बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली तरीका है। चौथा कहता है बच्चे के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ये भी निगेटिव पॉइंट है। तो शर्मिंदगी जो है दोस्तों, वो बच्चे को क्या करते हैं? तो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हमारा राइट आंसर इसका दूसरा सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 21 का बताइए दोस्तों क्या होगा? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, देखिए याद करना फिर कट गया। दूसरा कहता है संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, हम किसी चीज़ को खोज करके सीखते हैं। एक बच्चे जो होते हैं नन्हा वैज्ञानिक होते हैं, हम बच्चे को मान्यता देंगे। हमारा क्लास ही क्या है? बाल केंद्रित। कैसा है? बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित में क्या होता है? हम बच्चे को प्रमुखता देते हैं, टीचर को नहीं। इस प्रकार से जो होगा वह दूसरा हमारा सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये भी निगेटिव पॉइंट है। बिना विश्लेषण का हम अवलोकन तो नहीं कर सकते हैं। चौथा कहता है अनुकरण या नकल का दोहराव करना, देखिए कितना निगेटिव है कि बच्चे को नकल कीजिए, ये क्या है? गलत है। तो इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा दूसरा ही सही होगा, क्योंकि संकल्पनाओं के बीच संबंध को या किसी वस्तु को हम बच्चे को खोजने का मौका देंगे, उसमें बच्चे क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर बनता है इसका दूसरा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 22, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्य कार्यकलाप में एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सके। दूसरा कहता त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तीसरा कहता इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से क्या करना चाहिए? अलग करना चाहिए। चौथा ऑप्शन हम दिखा रहे हैं आपको, क्या कर रहा है? अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर करता है। जब ये किसी भी पॉइंट में अगर केवल लग जाए तो वह क्या हो जाता है? पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। तो चौथा पॉइंट तो हमारा होगा नहीं। तो इस प्रकार से बताइए कि 22 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाता है दूसरा। क्या हो जाता है? दूसरा हो जाएगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? अर्थपूर्ण होना चाहिए, कि हम किस तरह त्रुटि करते हैं। त्रुटि भी क्या है? सीखने का हमारा एक हिस्सा है। त्रुटि, बच्चे सबसे पहले गलती करते हैं तभी वो कुछ सीख पाते हैं। तो त्रुटि भी हमारे लिए क्या है? अर्थपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। गलती जीवन में होता ही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब क्या करेंगे उसको? पहला कहता है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए।
दूसरा कहता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तीसरा कहता है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। चौथा कहता है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बताइए इसका 23 का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है। तो बच्चों को जो सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, शिक्षक का कार्य है कि बच्चे को सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे। ये नहीं कि एक ही बार बड़ा लंबा लंबा शब्द दे देंगे, बच्चे को समझने में दिक्कत होगा। उस समय हम क्या करेंगे, तो बच्चे को छोटे छोटे चीज़ों से उसको हूँ बहू उसको रूबरी कराएंगे ताकि बच्चे छोटे चीज़ को पहले समझ सके। उसके बाद क्या करेंगे, तो बड़ा बड़ा धीरे धीरे कठिन में ले जाएंगे। तो सबसे पहले जो है टुकड़ों में उसको समझाएंगे। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर बनता है इसका वह पहला बन जाता है सही। आगे बढ़ेंगे। चलिए 24 नंबर देखिए दोस्तों क्या है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। माने अधिगम जो सीखेंगे हम, तो सीखने की सबसे अच्छा अवस्था क्या है, यानी बताइए सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। 24 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। पहला कहता है कि उच्च उत्तेजना उच्च भय। दूसरा कहता है निम्न उत्तेजना उच्च भय। तीसरा कहता है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। चौथा कहता है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर इसमें बनेगा दोस्तों वह बन जाता है आपको तीसरा। कौन बन जाता है, तीसरा, कि संतुलित उत्तेजना। हम अपने शरीर को संतुलन में रखेंगे और कोई भय कोई डर नहीं रखेंगे। वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, अधिगम में उसका बहुत ही सुधार होता है, वह बहुत बेहतरीन ढंग से सीख सकता है किसी भी चीज़ को। इसीलिए इसका राइट आंसर तीसरा होगा। 25 पे चलेंगे। देखिए दोस्तों 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन झप जाता है। देखिए उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, चलिए। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में किस तरह से हम कार्य करेंगे। तो पहला कहता है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। 25 का जो आंसर देखिए दोस्तों क्या होगा। दूसरा कहता है कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। नहीं, ये भी गलत बात है, क्योंकि बच्चे जो हैं वयस्कों पर निर्भर तो नहीं रहते हैं। तीसरा कहता है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये पॉइंट सही है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर भी निर्भर रहते हैं। ये गलत है कि बच्चे सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही पढ़कर तो नहीं आगे बढ़ सकता है। तो बच्चे का जो है सबसे बेहतरीन जो आंसर होगा हमारा, वो बच्चे क्या करेंगे, सक्रिय रूप से जो भाग लेंगे किसी भी चीज़ में। तो वहाँ जब बच्चे क्या होते हैं सबसे ज़्यादा सीख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनता है वह तीसरा हो जाता है। और हम कभी भी बच्चे को ही हम क्या करेंगे, वरीयता देंगे। वही ऑप्शन जो हमारा सही होगा। जिस ऑप्शन में देखिएगा बच्चे को वरीयता दे रहे हैं वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। इसीलिए यहाँ पर तीसरा सही होगा। 25 26 देखिए अब होगा 26 नंबर का कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता सुसाध्य है, योग्यता अटल है। अटल पॉइंट तो निगेटिव है दोस्तों। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी निगेटिव है। असफलता अनियंत्रित है। तो इस प्रकार से 26 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चौथा भी अनियंत्रित हमको निगेटिव कर देता है। तो हमारा बचा क्या, पहला। तो पहला ही क्वेश्चन का जो होगा राइट आंसर होगा कि अधिगम के लिए निम्न में से धारणा जो है सुसाध्य, योग्यता सुसाध्य होनी चाहिए। राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर पर चलेंगे। देखिए 27 नंबर क्या कहता है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो पहला हो जाता है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। दूसरा कहता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र।
तीसरा कहता है कि बारंबार परीक्षाएं। चौथा कहता है अन्वेषण और संवाद होनी चाहिए। तो बताइए 27 का जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिस्पर्धा आधारित नहीं होनी चाहिए। तीसरा कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नहीं होगा, ये भी गलत है। बारंबार परीक्षा लेने से ही बच्चा का विकास नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव है। तो हमारा बचा क्या? तीसरा। तो हम बच्चे में क्या कहेंगे? संवाद पैदा करेंगे, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होंगे, बातचीत करेंगे, तो वहाँ पर बेहतरीन ढंग से बच्चे क्या करते हैं? सीख पाते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर होता है हमारा चौथा सही होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलिए 27 हो गया, अब 28 होगा। 28 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों 28 नंबर का क्या होगा? एक कार्य के दौरान सयाना स्वयं से बात कर रही है। क्या कर रही है? स्वयं से, अपने आप से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति करती हैं। लेब वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? बताइए कि व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं उस जगह अगर वाइगोस्की का नाम आता है तो व्यक्ति जो है क्या करते हैं? बच्चे व्यक्तिगत वार्ता करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी जगह क्या होता, वाइगोस्की का नाम न दे करके पियाजे का नाम दिए होते। किसका नाम? पियाजे साहब का नाम अगर दिए रहते तब हो जाता क्या चीज़? आत्म केंद्रित। क्या हो जाता? आत्म केंद्रित। लेकिन सो तो है नहीं, यहाँ पर वाइगोस्की का नाम है तो वाइगोस्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, यानी प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनता है वह क्या बनेगा? दूसरा बनेगा। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चे स्वयं से बात करेंगे, उसको हम कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। अब व्यक्तिगत वार्ता का ही दूसरा नाम क्या है? स्वनियमन। क्या है? स्वनियमन। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। अगर पियाजे दिया रहता इसके बीच में तब आत्मकेंद्रित में मारते हम, लेकिन ये हमारा क्या होगा? गलत है दूसरा। तीसरा गलत है, दूसरा सही है, स्वनियमन। आगे बढ़ेंगे हम 29 नंबर पर चलेंगे। यह क्वेश्चन तो आना ही है एग्जाम में, पियाजे से और वाइगोस्की से, दोनों से आते हैं। कभी किसी एक को साथ आ जा सकता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों वाइगोस्की साहब से आए हैं कि प्राइवेट स्पीच क्या होता है? तो स्व नियमन होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम 29 नंबर के क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है देखिए। मूल्यांकन पद्धति का लक्षण होना चाहिए। क्या कहता है? मूल्यांकन पद्धति का लक्षण होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बताइए? विद्यार्थियों को नामांकित करना। दूसरा कहता है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तीसरा कहता है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा कहता है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की क्या करना? पहचान करना। पुरस्कार तो हम किसी बच्चे को उच्च अंक के लिए नहीं करते हैं, गलत, निगेटिव पॉइंट है। योग्यता आधारित समूह हम नहीं बना सकते कि विद्यार्थी को योग्य क्या कहें, अब ये बताए हैं कि ये समूह तेज है, ये समूह क्या कमज़ोर है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ये तो नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों को नामांकित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 3 ऑप्शन तो कट गया। अब बचा क्या? तीसरा। तो तीसरा जो होगा दोस्तों इसका 29 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की क्या करना है? पहचान करेंगे। वहाँ मूल्यांकन का यही लक्ष्य होता है कि कौन से विद्यार्थी में कमी रह गए हैं उसको पहले हम पहचान कर ले और उसके बाद उसको उपचार करें। तो राइट आंसर इसका तीसरा बन जाता है। अब चलेंगे आज का जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर जुड़े हैं नए, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दे ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और कार्य करने में अच्छा लगे। दोस्तों आप लोग जो हैं
थोड़ा हमें मोटिवेट करने का प्रयास करें। चलिए अब 30वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, बताइए। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। केवल आनुवंशिकता पर नहीं होगा, ये गलत है। केवल आनुवंशिकता तो नहीं हो सकता है। दूसरा कहता है केवल पर्यावरण पर, ये भी निगेटिव है कि पर्यावरण ही बच्चे के विकास के लिए तो नहीं है लाभदायक। तीसरा कहता है न आनुवंशिकता और न पर्यावरण, ये भी गलत है। चौथा कहता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे को जहाँ पर वातावरण मिले और आनुवंशिकता जहाँ की अच्छे हो वह उस जगह क्या होते हैं तो बच्चे में विकास जो है सबसे तेज़ी से डेवलप होता है और बच्चा वहाँ पर जल्दी सीख लेते हैं किसी भी चीज़ को। तो वहाँ पर जो हमारी इसका जो राइट आंसर होगा 30 का, वह हो जाता है दोस्तों चौथा हो जाता है कि विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को किस तरह प्रतियोजित करता है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पर जोर दे करके इसको सिखाया जा सकता है। तो 30 का राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा चौथा। तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन जो है दोस्तों समाप्त होता है और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।